शौक एक ऐसी चीज़ है जो आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान के पूरे नहीं हो पाए हैं। इस शौक को पूरा करने के लिए न जाने कितने राजा महाराजाओं के संपत्तियां भी खत्म हो चुकी है। आज की भी कहानी में एक महिला अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ती है कि जिस वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और फिर उसके पीछे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर का एक थाना पड़ता है काकादेव। बात कर रहा हूँ मैं 26 फरवरी की शाम के करीब 5 बजे के आसपास। दरअसल इसी काकादेव थाने में एक व्यक्ति पहुँचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम अमित राजपूत है और मैं मतैयापुर का रहने वाला हूँ। अमित पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरे घर के अंदर एक महिला की हत्या कर दी गई है जिसका नाम है आरती। दरअसल आरती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पति राजू कुमार ने किया है। अमित जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस आनन फानन में अमित को लेकर उसके घर पे पहुंचती है, जहां पे पहले से ही काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। जिस कमरे के अंदर डेड बॉडी पड़ा था उस कमरे के बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। पुलिस जब खिड़की के माध्यम से अंदर देखती है तो फर्श पे उन्हें एक महिला की डेड बॉडी दिखाई देती है। पुलिस सबके सामने ही दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ करके घर के अंदर एंट्री करती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाली महिला की उम्र लगभग 35 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर के सारे कपड़े अस्त व्यस्त ही नहीं था बल्कि उसके गले पे हल्का सा निशान भी दिखाई दे रहा था। पुलिस इस वारदात के बारे में सबसे पहले मकान मालिक अमित से ही पूछताछ करती है कि तुम्हें कैसे मालूम चला कि आरती की हत्या कर दी गई है और उसकी हत्या उसी के पति राजू कुमार ने किया है। पुलिस जैसे इस तरह की सवाल करती है, अमित पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, राजू का एक दोस्त है जिसका नाम है निर्मल श्रीवास्तव, जो विजयनगर में रहता है। दरअसल निर्मल ने ही मुझे बताया है, वहाँ पे निर्मल भी मौजूद था। अमित जैसी इस तरह की बातें कहता है, पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ निर्मल को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर निर्मल से आरती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। निर्मल पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मुझे खुद राजू ने ही फ़ोन किया था, उसने ही मुझे बताया कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी कमरे के अंदर पड़ा हुआ है। हालांकि निर्मल जब इस तरह की बातें पुलिस से कहता है, पुलिस को निर्मल की बातों पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए पुलिस निर्मल को गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही साथ राजू को ढूंढना शुरू कर देती है। राजू जो मूल रूप से गोंडा जिले के कटरी बाजार का रहने वाला है। पुलिस जब राजू के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। इसीलिए पुलिस अब राजू को ढूंढते हुए उसके पैतृक गांव कटरी बाजार पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब राजू के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि राजू अपना घर छोड़ करके भी फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस अब राजू को हर जगह पे ढूंढना ही नहीं शुरू करती है बल्कि साथ ही साथ अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, पर जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, 3 मार्च को एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, राजू रावतपुर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया है। जैसे ही खबरी इस तरह की सूचना देता है, पुलिस अपनी टीम के साथ रावतपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, जहां पे राजू एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि राजू वहां से भाग पाता, पुलिस राजू को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर राजू से उसकी पत्नी आरती की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। राजू भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन राजू जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। आरती जिसके पिता का नाम है जयशंकर, जो हरदोई जिला के नैपुरवा गांव का रहने वाले हैं। जयशंकर के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटी हैं और 1 बेटा। बड़ी बेटी का नाम है आरती। जयशंकर जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाकर बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। आरती जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है, लेकिन जैसे ही 8वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, घर की माली हालत इतनी काफ़ी ख़राब हो जाती है कि चाहकर भी आरती आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ने के बाद घर में अपने माँ के कामों में हाथ बटाने लगती है। लेकिन आरती जैसे ही जवानी के दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद से जयशंकर अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़की का तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार जयशंकर को अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें रमेश मिल जाता है। रमेश जो गोंडा के ही रसूलपुर का रहने वाला है।
वैसे तो रमेश के माता पिता इस दुनिया में नहीं, उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अजय। रमेश जो कि राजमिस्त्री का काम करता है और लखनऊ में रहता है। हालांकि रमेश जो आरती से उम्र में काफ़ी ज़्यादा होता है। इधर जयशंकर अपनी मजबूरी की हालात देखते हुए रमेश को पसंद ही नहीं कर लेते हैं, बल्कि आरती की शादी रमेश से कर देते हैं। आरती जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है और पहली बार जब रमेश को देखती है, उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। आरती शादी कर अपने ससुराल में तो चल जाती है, लेकिन उसके पति के साथ आरती का मन नहीं लगता है। इधर रमेश जब आरती से शादी कर अपने घर लेकर आता है, उसके कुछ ही महीने के बाद आरती को अपने साथ लेकर लखनऊ चला जाता है और फिर लखनऊ में एक किराए का कमरा लेकर के राजमिस्त्री का काम करने लगता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, आरती 2 बच्चों की मां भी बन जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, समय के अनुसार रमेश को अपनी पत्नी से भी दिल भर जाता है। रमेश जो दिन भर मेहनत मजदूरी का काम करता है, जब घर पे आता है इस प्रकार से थक जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। रमेश तो गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी आरती की अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है। चाहकर भी आरती कुछ भी नहीं कर पाती है। रमेश जहाँ पे अपनी ड्यूटी करता है, वहीं पे राजेश की मुलाकात राजू से होती है। राजू चूंकि उसी के इलाके का रहने वाला है, इसीलिए रमेश और राजू के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन रमेश के अंदर एक बुरी आदत होती है। दरअसल वो शाम के वक्त जब भी घर पे आता है, शराब पी करके आता है। लेकिन आरती को यह शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसलिए रमेश जब भी शाम के वक्त घर पे पहुंचता है, इसी बात को लेकर के रमेश और उसकी पत्नी आरती के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी रमेश शराब पीना नहीं छोड़ता है। दरअसल रमेश अक्सर अपने दोस्त राजू के ही साथ में बैठकर शराब पीता है, लेकिन मैक्सिमम पैसा राजू ही खर्च करता है। एक दिन रमेश राजू से कहता है कि मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ और सारे पैसे मैं खुद ही खर्च करूँगा। आज मेरे घर पे आना, शराब भी पिलाऊंगा और तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। जब अपने घर पे दावत देता है, राजू रमेश के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। शाम के वक्त जब रमेश के घर पे जाता है और पहली बार जब उसकी पत्नी आरती को देखता है, तो आरती की खूबसूरती देख राजू उसके तरफ देखते ही रह जाता है। राजू सोच में पड़ जाता है कि रमेश जैसे इंसान को आरती जैसी खूबसूरत औरत आखिरकार कैसे मिल गई। इधर आरती भी जब राजू को देखती है, तो देखकर आरती का भी दिल डोल जाता है। दरअसल पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद से आरती और राजू दोनों अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर फ़ोन के जरिए बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार आरती और राजू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन आरती और राजू के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी रमेश को कभी नहीं मालूम चलता है। उसके बाद से राजू अब आरती से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। दरअसल शाम के वक्त राजू जब भी रमेश के घर पे जाता है, शराब की बोतल ही नहीं ले जाता है, बल्कि दोनों जब साथ में बैठ करके शराब पीते हैं, राजू ज़्यादा मात्रा में रमेश को शराब पिला देता है। इधर रमेश जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से राजू रात्रि के वक्त उसी के घर में आरती से मुलाकात करता है। जब दोनों की तमन्नाएं पूरी हो जाती है, उसके बाद से राजू वापस अपने घर चलाता है। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता है, लेकिन एक दिन जब रात्रि के वक्त दोनों मुलाकात करते हैं, अचानक रमेश की नींद खुल जाती है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, राजू तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रमेश अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। जब अपनी पत्नी की पिटाई करता है, आरती भी अपने पति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेती है। रमेश अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ तो कर देता है, लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का समय गुजरता है, आरती राजू के बगैर नहीं रह पाती है। दरअसल इधर राजू का भी वही हाल होता है। उसके बाद से दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि अब राजू आरती से मुलाकात करने के लिए अक्सर दिन में ही जाना शुरू कर देता है। इधर आरती जैसे ही अपने दोनों बच्चों को स्कूल में भेज देती है, राजू को अपने घर पे बुला लेती है। पर फिर एक दिन रमेश की जब तबीयत खराब हो जाती है, दोपहर के वक्त ही अपने घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, फिर से दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उस दिन राजू को फटकार ही नहीं लगाता है, बल्कि अपनी पत्नी की फिर से बुरी तरीके से पिटाई करता है और उसके बाद से इसी बात को लेकर के अक्सर अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, धीरे धीरे आरती को भी अपने पत्नी से नफरत हो जाती है। जब अपने पति को झेल नहीं पाती है, एक दिन राजू से जाकर मुलाकात करती है और कहती है कि अगर तुम वाकई में मुझसे सच्चा मोहब्बत करते हो तो मुझसे शादी कर लो। शादी की प्रपोजल जैसे ही सामने रखती है, राजू भी आरती से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक दिन आरती अपने पति को बिना कुछ बताए ही राजू के साथ घर छोड़ करके फरार हो जाती है
और साथ ही साथ अपने घर पे अपने पति के लिए एक लेटर छोड़ जाती है। रमेश जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें आरती ने लिखा था कि मैं राजू के साथ अपनी दुनिया बसाने जा रही हूँ, दोनों बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि वो दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। उसके बाद से आरती जब राजू के पास जाती है, राजू आरती को लेकर कानपुर में आ जाता है और कानपुर के मतैयापुर इलाके में अमित के घर में किराए का कमरा ले लेता है। वहीं पे दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लगभग 3 साल का समय गुजरता है। आरती और राजू दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। राजू जितना भी पैसा कमाता है सारा पैसा आरती के ऊपर लुटाने लगता है। पर जैसे ही 3 साल का समय गुजरता है, राजू को भी आरती से दिल भर जाता है। दरअसल राजू चाह कर भी अपने पत्नी के ऊपर पैसे नहीं खर्च करता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। इधर राजू जब कानपुर में आ जाता है जहां पे वो अपनी ड्यूटी करता है, वहीं पे राजू की मुलाकात निर्मल श्रीवास्तव से होती है। उसके बाद से राजू और निर्मल के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। जैसे ही दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से निर्मल भी अब राजू के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन निर्मल जब राजू के घर पे जाता है तो उसकी पत्नी आरती को देखकर निर्मल पसंद कर लेता है। दरअसल जब भी राजू के घर पे जाता है वो उसकी पत्नी आरती के साथ हंसी मजाक करने लगता है और हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें कह देता है जिसे सुनकर आरती को भी समझने में देर नहीं लगता है। इधर आरती को जैसे ही एहसास हो जाता है कि निर्मल उसे पसंद करने लगा है, आरती भी उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है और फिर निर्मल और आरती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कुछ दिन के बाद इस बात की जानकारी राजू को मालूम चल जाता है। राजू को जैसे ही मालूम चलता है कि उसके दोस्त निर्मल के ही साथ में उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, राजू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। दरअसल बार बार जब अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू करता है, आरती अब राजू को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन आरती राजू को बिना कुछ बताए ही एक दिन चुपके से जाकर के निर्मल के साथ मंदिर में शादी कर लेती है। शादी करने के बाद राजू के ही साथ रहती है और मौका निकालकर निर्मल से भी मुलाकात करते रहती है। पर एक दिन जब निर्मल से मुलाकात करने के लिए जाती है, वहां पे दोनों को राजू देख लेता है। राजू जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, अपनी पत्नी को घर पकड़ करके लाता है और फिर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी की पिटाई करता है, अब आरती अपने पति से सब कुछ सच बता देती है। आरती अपने पति से कहती है कि दरअसल मैंने निर्मल से शादी कर लिया है और मैं उसी के साथ रहूंगी। बस इतनी सी बात कहकर राजू को छोड़कर निर्मल के पास चली जाती है और फिर निर्मल के साथ ही विजयनगर में रहने लगती है। लेकिन आरती जब राजू को छोड़ करके निर्मल के पास जाती है, राजू अपनी पत्नी की बेवफाई नहीं बर्दाश्त कर पाता है। हालांकि बावजूद इसके आरती को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि निर्मल को छोड़ दो और मेरे पास चलिए, लेकिन आरती निर्मल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। जैसे ही 2 महीने का समय गुजरता है, इधर राजू को जब पूरा यकीन हो जाता है कि आरती उसके पास वापस नहीं आने वाली है, अब राजू अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर आरती को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 26 फरवरी को दोपहर के वक्त आरती के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मिलने के लिए मेरे पास आ जाओ, उसके बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। आखिरी बार मिलने की जब बात कहता है, आरती भी मिलने के लिए तैयार हो जाती है। करीब 2 बजे के आसपास राजू के पास पहुंच जाती है। दोनों कमरे के अंदर जब बैठ करके बातचीत करते हैं, राजू उस वक्त भी आरती को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि तुम निर्मल को छोड़ दो। लेकिन आरती जब निर्मल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, इसी बात पे राजू इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी का चुन्नी लेकर उसके गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक आरती की सांसें नहीं रुक जाती है। जैसे ही आरती की मौत हो जाती है, उसके बाद से राजू आरती की डेड बॉडी को उस कमरे में ही छोड़कर बाहर से दरवाज़ा लगाता है और दरवाजे पे ताला लगा करके वहाँ से फरार हो जाता है। साथ ही साथ जब वहाँ से निकलता है तो निर्मल के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या कर दिया है और उसकी डेड बॉडी मेरे ही कमरे में पड़ा हुआ है। वाकई में राजू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस राजू के ही तहरीर पे निर्मल को छोड़ देती है और राजू को अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन उसे जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है सुरेश नायक। सुरेश नायक जो उड़ीसा प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे दूसरे व्यूअर है रामपाल प्रजापत।
रामपाल प्रजापत जो जिला संचूर राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे तीसरे व्यूअर हैं बालकृष्ण कुशवाहा। बालकृष्ण कुशवाहा जो जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अनिल कुमार। अनिल कुमार जो कारपेंटर का काम करते हैं, बेंगलुरु में रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के गांव मझरिया के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सुफियान खान। सुफियान खान जो कतर में रह करके अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।